आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो बजट आया उसमें लेकर हेल्थ को लेकर लोगों की सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ी कोविड के बाद, क्योंकि उसके बाद हेल्थ सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले कभी इस पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया और हम आम लोग भी उसके लिए कितना बजट एलोकेट होता है, क्या होता है, ये सब इतना महत्वपूर्ण था ही नहीं। लेकिन कोविड के बाद शायद सबने समझा कि हेल्थ सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वक्त कभी कभार ही आता है, लेकिन वो इतना बुरा वक्त होता है जो हम सबने देखा है कोविड के दौरान। सबसे पहले डॉक्टर मल्होत्रा आपसे कि जो बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ के लिए, आपको क्या लगता है ये उतना है जितनी जरूरत थी, अभी इसमें बहुत ज्यादा किया जाना है? तो सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम लोग को कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश की स्थिति में अभी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पिछले 2014 से हमारे देश ने बहुत रिमार्केबल हेल्थ पैरामीटर्स पे इंप्रूवमेंट देखे, स्पेशली मैटरनल मोर्टेलिटी, जिससे कि एक देश का पता लगता है कि उनकी माँ प्रसव के दौरान कितनी मर रही हैं। अगर वो कम हो रही है तो फैंटास्टिक। 2014 में ये 300 के आसपास था, अब 97 रह गया, 97। तो हमारा टारगेट 70 है। और ये इसलिए रहा है क्योंकि इतनी मेजर स्कीम्स गवर्नमेंट ने फ्लोट करी थी। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, पीएमएबी योजना, नए मेडिकल कॉलेज खोलना। इस बजट में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.5% जीडीपी का जाएगा, 2.1 गया है, तो 16% इंक्रीज हुआ है। पिछला कोई 86,000 करोड़ या कुछ ऐसा एलोकेट हुआ है। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि जो मेडिकल कॉलेज 157 खुले थे, वो डॉक्टर्स का तो पूरा कर लेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 years। जो प्रॉब्लम थी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग की, इस बजट में वो 157 मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज जोड़े गए, विच इज अ ग्रेट ग्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, बिकॉज हमारे पास ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ की डॉक्टर्स से ज्यादा कमी है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो दूसरा आईसीएमआर की लैब बनाना, फार्मास्यूटिकल में रिसर्च पे डालना, पर हम चाहते थे कुछ और चीजें, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट को घरेलू बनाना, आत्मनिर्भर। अभी भी बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट जो लैब में आप टेस्ट वेस्ट कराने जाते हैं ना, यूरिया, ये सब मशीनें बाहर से आती हैं। जो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी कराने जाते हैं, ये सब मशीनें बाहर पे 300% ड्यूटी है, तो ये इलाज बहुत महंगा कर रही है। अगर ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनने लग जाए तो इट विल बी ग्रेट फॉर आवर कंट्री। हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और हमारा हेल्थ केयर चीपर। फिर इंश्योरेंस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन पे बहुत देने की जरूरत है, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको करना है, सॉफ्ट लोन डॉक्टर्स को देने हैं, आयुष्मान का दायरा और बढ़ाना है। ये सब चीजें जो है ये बजट को देखते हैं, और ये थोड़ा पैसे कम पड़ेंगे अगर ये सब चीजें अगर गवर्नमेंट लागू करने की कोशिश करे। बट रियली स्टेप फॉरवर्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर विद दिस बजट, रियली अ स्टेप फॉरवर्ड। चलिए, आपको लग रहा है कि आगे बढ़े हैं हम, स्टेप फॉरवर्ड है ये जो बजट है। हमारे साथ गौरव दुबे भी जुड़ गए हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं लिवलॉन्ग के। डॉक्टर भाटी, आपको ये बजट किस तरह का लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो उस सेक्टर्स में काम किए गए जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्योंकि एलोकेशन होने के बावजूद भी बजट खर्च नहीं होता, ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह पेंडेमिक के अंदर हमने देखा था कि कई चीजों को हमने रियलाइज किया, स्पेसिफिकली अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करूं मैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें थी जिनको सरकार ने भी रियलाइज करा कि इन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। और उस तरह से हम देखें कि हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने भी रियलाइज किया कि उनके ऊपर काम करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह से आज के बजट के अंदर आया है कि जो कैपिटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर को जो इंक्रीज किया जाएगा, तो उसको निश्चित तौर पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम अगर भारत के अंदर देखें तो उसमें काफी कमी है, जिसके अंदर चाहे इक्विपमेंट ले लीजिए या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ले लीजिए, जिन चीजों पे अब इस पे काम होगा। दूसरा जो हमने देखा था सबसे ज्यादा अगर पेंडेमिक के दौरान, की जो स्किल्ड मैन पावर की कमी थी, सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर के ऊपर स्पेसिफिकली, इसीलिए इस वाले बजट के अंदर इस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली एम्फेसिस डाला गया है कि जो 157 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो जिससे हमारे डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का एक बैलेंसिंग हो पाएगा। इसके अलावा जो हम देख रहे थे कि पीपीपी मोड को और बढ़ावा देना, प्राइवेट पार्टनरशिप को
और एनकरेज करना, जिसके लिए कि अभी ICMR लैब का आप ये देखिए कि अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो ICMR अप्रूवल को कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। इनफैक्ट हेल्थ केयर सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था, पर अब जिस तरह से हमने देखा कि हमारी कितनी सारी मॉलिक्यूलर लैब उस तरह से सेटअप हुई है, तो उन मॉलिक्यूलर लैब्स का और ICMR के अंडर उन लैब्स को अप्रूव करा के उनको रिसर्च के लिए यूज करना, क्योंकि R&D बहुत ज्यादा जरूरी थी। जिस तरह से हमने देखा कि चाहे हमारा वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम रहा हो या और भी किसी भी तरह की चीजों के अंदर R&D एंड इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो इसको भी निश्चित तौर पे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की, जैसा हम देख रहे थे कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत अधिक जरूरत है, जिसके लिए अभी इस बजट के अंदर स्पेसिफिकली प्रावधान दिया गया है सिकल सेल एनीमिया एरिडिकेशन प्रोग्राम को, जिसमें अवेयरनेस के साथ साथ स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो मैं सोचता हूँ ओवरऑल सभी चीजों को इस बजट के अंदर टच किया गया है, जिसके अंदर खास तौर पे हम बात करें चाहे प्रिवेंटिव स्टेप्स हो, चाहे PPP मॉडल हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट हो। तो आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़ गए, डायरेक्टर है धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और नीरज अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फर्स्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव, ये जो बजट है इसमें जो स्वास्थ्य के लिए हेल्थ को लेकर जो चीजें की गई हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर भी बात की गई है, उसके लिए भी कहा गया है कि कोविड के बाद इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई है। ओवरऑल आपको किस तरह का लग रहा है ये बजट? देखिए, डायरेक्शनली तो बजट काफी पॉजिटिव है। उन्होंने ऑल द राइट बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हैं गवर्नमेंट ने। डिजिटाइजेशन की तरफ क्लियर फोकस है, मेंटल हेल्थ की तरफ क्लियर फोकस है, दूसरा इंफ्रा क्रिएशन की तरफ एकदम क्लियर फोकस है। एक और एस्पेक्ट जो हमें लगता है कि विच विल बी पॉजिटिव फ्यूचर में, कि जो नर्सिंग फैसिलिटी है या पैरामेडिक की तरफ फोकस आ रहा है, उससे होम केयर एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विल बिकम मेन स्टे। कि अभी क्या है, होम केयर लोग ना इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है, ना लोग उसको एक प्रिफर्ड तरीका देखते हैं ट्रीटमेंट का। बट जितना पैरामेडिक का रिसोर्स बढ़ेगा, जिस हिसाब से ये फिजियोथेरेपी बढ़ेंगे, नर्सिंग बढ़ेगा, तो होम केयर एक, जैसे US में काफी बड़ा एक सेगमेंट रहता है होम केयर का, और उससे क्या है कि अपना टर्शियरी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो दबाव पड़ता है, वो थोड़ा दबाव कम हो जाएगा, राइट। और होम केयर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विल गेन जो ट्रैक्शन आएगा काफी उसमें, राइट। तो वो भी इंडस्ट्री को एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होगी, थोड़ा जो अनऑर्गेनाइज है वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। एक जो उसमें क्लिनिकल रिसर्च चाहिए होम केयर के अंदर, जो ICU सेटअप करना रहता है घर में, वो सभी चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जो एक अच्छा राइट स्टेप है। क्योंकि हॉस्पिटल क्रिएट करना, सारी इंफ्रा बनाना सिटीज के अंदर काफी टाइम लगता है, और उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी सारे मापदंड दिखने पड़ते हैं। जो होम केयर में ये चीजें काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं, और ओवरऑल इंश्योरेंस कॉस्ट या ट्रीटमेंट कॉस्ट भी लोगों के लिए काफी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन। एक इंश्योरेंस में वी वर वेटिंग कि कुछ इंश्योरेंस में स्टेटमेंट आएगा गवर्नमेंट से कि मेकिंग इट सबके लिए, या तो एटलीस्ट जो मिसिंग मिडल, जो नीति आयोग काफी बोलते हैं कि मिसिंग मिडल है जिनको इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो उनको कैसे केटर करना है, वो वहां पर एक गैप है। फाइन प्रिंट कैसे उसको, हाउ दे वांट टू केटर टू। आप कह रहे हैं ये एक पार्ट है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, जो एड्रेस किया जाना चाहिए था, जिसकी जाना चाहिए था। यस। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो ये बजट आया है इसमें जो ग्रामीण इलाकों के लिए खासतौर पर जो बात कही गई है, जो हॉस्पिटल्स खुलने की बात कही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोविड के वक्त में हमने देखा कि छोटी छोटी जगहों पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना कितनी बड़ी दिक्कत की बात थी। तो इसमें जितना काम या जो चीजें कही गई हैं इस बजट में, इसको लेकर आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि कदम आगे बढ़े हैं? अर्चना जी, देखिए, मेरे संतुष्ट होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के नाते जो मैं बताऊं उसको जरा ध्यान से समझें। आपको अपने समझ में संतुष्ट है और सरकार संतुष्ट है तो सभी संतुष्ट है। बजट का कितना, GDP का कितना % हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, इसके 4 फॉर्मूला होते हैं, जिसमें पीयर रिव्यू फॉर्मूला सबसे बेहतर माना जाता है, और उसके हिसाब भारत का हेल्थ GDP का 5-6% होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। दूसरी बात, प्रिवेंशन पे, किसी भी बीमारी के, कैंसर हो, कार्डियक हो, जो बीमारी प्रिवेंटेबल है, उस पे जो खर्च होना चाहिए उसका हेल्थ बजट का 0.02% खर्च होता है, जो कि ना के बराबर है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.008% हेल्थ बजट का खर्च होता है, जो कि रिसर्च, अगर वैक्सीन की भी बात करें, वैक्सीन बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्राइवेट कंपनी है, भारत बायोटेक सेकंड है नंबर पे, क्योंकि कोविड के टाइम भी जब वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ 26-27 करोड़ वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बनाता था, 7 करोड़ भारत बायोटेक बनाता था, तो इनएफिशिएंट था। एज ए डॉक्टर हम लोग को उम्मीद थी कोविड से लेसन लेके हेल्थ स्ट्रक्चर को काफी इंप्रूव किया जाएगा। अब हेल्थ स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, एक आपने कही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और उसको भी गांव तक पहुंचाने की, और दूसरा आता है स्किल मैन पावर, जो डॉक्टर समीर कह रहे हैं स्किल वर्कर की बात। तो स्किल वर्कर में कहाँ इंप्रूवमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितना हुआ, ऑक्सीजन प्लांटेशन कितने बढ़े, प्रिवेंशन की कितनी चीजें पीएचसी लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल तक पहुंचा दी गई, इसमें काम नहीं होगा क्योंकि बजटिंग नहीं है। बजटिंग अभी हो रही है सेंट्रलाइज, मतलब एम्स खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज हेल्थ फैसिलिटी, टर्सरी हेल्थ फैसिलिटी। लेकिन आप अगर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बजट पूछना पड़ेगा, वेलनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रिवेंशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, और हॉलिस्टिकली जो 6 पद्धति हिंदुस्तान की है मॉडर्न मेडिसिन, जिसको आमतौर पे एलोपैथ लोग कहते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड योग, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहां जिस चीज के डॉक्टर हैं वो इंटीग्रेट करें। क्रॉसोपैथी मिक्सोपैथी से काम नहीं चलेगा कि आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथ की प्रैक्टिस करे, एलोपैथ वाला आयुर्वेद की प्रैक्टिस, इससे काम नहीं चलेगा। इसको ब्रिज कोर्स को खत्म करें और बजट को ऐसे एलोकेट करें कि डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस, मतलब सुचारू रूप से गांव-गांव तक पहुंच जाए और हर लेवल पे बैरियर लगा हो कि प्राइमरी के बाद रेफर कब करना है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे, इस पे बैरियर लगे, सेकेंडरी व टर्सरी कब हेल्थ रेफर करना है। उसका फायदा क्या होगा, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट पे लोड कम होगा और बहुत सारी फैसिलिटी गांव तक पहुंच जाएगी। ये कहते हैं एक्चुअल बजट फॉर डेवलपिंग, जो कि नहीं है। आप एक कमी देखते हैं इसमें, ठीक है। नीरज अरोड़ा जी, फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च की बात कही गई है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसमें जो रिसर्च हो उसमें इन्वेस्टमेंट आए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें अभी तक जो काम किया गया वो कहीं से शुरुआत भर भी नहीं थी और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी? इसकी वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत थी। विदाउट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन हम नई इनोवेशंस नहीं कर सकते। देखिए, मेडिकल रिसर्च में निरंतर क्या होती है कि नई चीजें आती रहती हैं, फार्मा में नई मेडिसिन आते रहते हैं। खास करके जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं तो डायग्नोस्टिक एट अ अर्ली स्टेज, एंड व्हेन यू आर डायग्नोस्ड एट अ अर्ली स्टेज आपको उस हिसाब से मेडिसिन चाहिए। अभी जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो बहुत कॉस्टली हैं या आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर पीपल हैं। हमारे आईसीएमआर के पास वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर रिसर्च करने के लिए हमारे पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है। अब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनवाइट किया है आईसीएमआर के साथ मिल करके उस लैब्स में रिसर्च करने के लिए, इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में खुद की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया। इससे उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा जब हमारे देश में सस्ती दवाइयां बननी शुरू हो जाएंगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन से वो भी सीख करके हो सकता है कि वो भी प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करें, जिसमें मेडिसिन की कॉस्ट कम हो, आम जनता तक पहुंचे, पुअर लोगों तक पहुंचे। तो आई थिंक ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आ रही है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इन द लॉन्गर। और इसमें न्यूट्रास्यूटिकल पे जोर देने की और जरूरत है। प्रिवेंटिव हेल्थ जो हमने वेलनेस बात करी है, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो अभी बन रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। द सेम जो ड्रग कंपनी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स पे अगर हम ध्यान देंगे, मिनरल्स पे, एंटीऑक्सीडेंट्स पे, और उनको सही मात्रा में पहुंचाएंगे पेशेंट्स के पास, तो बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। सो वेलनेस इज मच बेटर देन ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाट। और इस पे जोर है गवर्नमेंट का, इस पे उन्होंने काफी अच्छा एक स्टेप लिया है। और इसमें एक और बात जो डॉक्टर नीरज ने बोला कि जो कौन से पेशेंट को प्राइमरी में जाना है, कौन से को सेकेंडरी, कौन से को टर्शरी, ये प्रोटोकॉल गवर्नमेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है ना कि मैं इसको इंश्योरेंस की तरफ से देखता हूँ कि क्या होता है कि हर कोई हॉस्पिटल में जाता है, उससे क्या होता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट, और वो एक आम आदमी के रीच से बियॉन्ड चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपन जो कम वेलनेस की तरफ फोकस हो या जो कम इल है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस इज लेस, उनको प्राइमरी या सेकेंडरी केयर में ट्रीट किया जाए और इसके प्रोटोकॉल्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। इस पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि फार्मा में जो आईसीएमआर के साथ मिलकर के रिसर्च पार्ट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने,
इसमें उनको अर्ली डायग्नोस्टिक के जो स्टेजेस होते हैं वो इक्विपमेंट्स के ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, फूड एलर्जी हो गया, या कई ऐसी चीजें हैं जो अर्ली अगर डायग्नोस्टिक्स में पकड़ में आ जाती हैं तो वी कैन प्रिवेंट अ लार्जर डिजीज फ्रॉम हैपनिंग। और ये जिक्र किया भी गया है डॉक्टर भाटी की जो 2047 तक स्किल सेल एनीमिया है उसको खत्म करने के लिए मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक सिकल सेल एनीमिया कैंपेन, अब ये सब चीजें शुरू हो गई है, अच्छी बात है बिल्कुल। पर जैसा अभी डॉक्टर आयुष्मान भी बता रहे थे, स्पेसिफिकली प्रिवेंशन के तौर पे जो भी हम चीजें बात करें, स्पेसिफिकली हमारी प्रिवेंटिव कैंपेन्स के अंदर जो हमारी NSDs है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो वो जो ग्राफ है वो 65% तक पहुंच गया है। हमारा जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, और अब वो जो एज ग्रुप भी है हम देख रहे हैं हमारे यूथ के अंदर सबसे ज्यादा, तो इस पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर आयुष्मान का अग्री करेंगे कि कैंसर का ग्राफ भी हमारा सालों साल बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, इनके ऊपर प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें ज्यादा लेने की जरूरत है। कि फिलहाल अगर हम वैसे भी अगर ओवरऑल हमारा खर्चा देखें तो 5% के करीब हम प्रिवेंशन के ऊपर खर्च करते हैं, और बाकी हमारा बीमारियों पे, ट्रीटमेंट पे और ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के अंदर खर्चा होता है। तो प्रिवेंशन के ऊपर आई थिंक और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, उसको और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। और जैसा हम R&D के बारे में बात कर रहे हैं, ICMR लैब को, जैसा अभी डिस्कशन चल भी रहा था कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टीज को और उनकी R&D टीम को इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह से हमारी ICMR लैब्स है, काफी वेल इक्विप्ड लैब है, तो वो पार्टिसिपेशन से R&D एंड इनोवेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के अभी भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट की रीच बिल्कुल एकदम रूरल एरियाज में है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बट समहाउ कहीं ना कहीं वही जो मैन पावर वाला चैलेंजेस है फिलहाल वो अभी काफी ज्यादा है कि मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, पर उसको चलाने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है, या मशीनें इक्विपमेंट है, लोग है, पर मैनेजमेंट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो गैप्स है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट पार्टनर्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उनको ठीक तरीके से रन करने के लिए। और जैसा हम डिजिटल हेल्थ मिशन की भी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले अगर हम टेली कंसल्टेशन की, टेलीमेडिसिन की जब बात करते थे कोविड से पहले, तो इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, पर कोविड में, पेंडेमिक में हमने देखा कि उसका काफी ज्यादा हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसके जरिए हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आप कहने की वहां तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचा पाए हैं कुछ हद तक। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो हेल्थ सेक्टर है उसका जीडीपी में बहुत बड़ा एक योगदान होता है क्योंकि बहुत रोजगार भी मिलता है इस सेक्टर से, तो इसको लेकर क्या कदम इस आपको दिख रहा है कि इस बजट में उठाए गए हैं? बिल्कुल मिलता है। और आप सोचिए कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज और CIS जो पहले USSR हुआ करता, तो उसके जितने टूटे हुए कंट्री हैं वहां से मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग यहाँ आते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक गलत शब्द है लेकिन ठीक है, इलाज कराने यहाँ आते हैं। वो फॉरेन रेवेन्यू हमारे कंट्री में आके देते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है आपको मालूम है? 100% रेवेन्यू जाता है प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का। स्ट्रेंथन करने की, इंपावर करने की क्या जरूरत है? जैसे सिंगापुर और दूसरे कंट्री ने किया हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस लेवल पे इक्विप करो टेक्नोलॉजी वाइज, प्लस पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, कि उसको लगे कि मैं इलाज के लिए आऊं, मुझे सुचारू रूप से इलाज मिल रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा डायरेक्टली। अभी जो कंट्रीब्यूट होता है टैक्सेशन के थ्रू जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाता है, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टर आपके कंट्री के बाहर के हैं जो कि पैसे बाहर ले जा रहे हैं, कंट्री में नहीं रख रहे हैं। तो एक इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी जो जरूरत है, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं इंडायरेक्ट मेथड। हिंदुस्तान अकेला कंट्री होगा शायद जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संक्रामक बीमारियां और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज दोनों एपिडेमिक चल रहा हो, दोनों बढ़ रहा हो। नॉर्मली ये होता है जब कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव करता है तो संक्रामक बीमारियां कम होती है। उसका क्यों कारण है? आप साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, नाले खत्म हो जाते हैं, मच्छर कम होते हैं, ग्रीन एंड क्लीन सिटी होने लगता है आपका, और एफ्लुएंट सोसाइटी होता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ेगी जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मेजर हेल्थ बजट का खर्चा ड्रेन हो जा रहा है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों में, हम हाथ में खाली रह जा रहे हैं।
और धीरे धीरे मशरूमिंग प्राइवेट प्लेयर ये करता जा रहा है हेल्थ केयर सिस्टम को बना हुआ है। अगर वाकई रेवेन्यू मॉडल बनाना है तो यूजर फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली सिटी एंड रेवेन्यू कस्टमाइजेशन एंड रेवेन्यू फ्लो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, ये अगर प्लान करें तो आपको कहीं से हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगी। आपका हेल्थ मॉडल सस्टेनेबल मॉडल होगा और कंट्री अपने रेवेन्यू जनरेट करके अपने लोगों का इलाज कर सकता है, ये संभव है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें हैं इसमें, और इसके अलावा और क्या चीजें की जानी चाहिए थी जो आपको लग रहा है कि जो कमी रह गई इस बजट में जिसको एड्रेस नहीं किया गया? देखिए, जब आप देखते हैं सरकार के जो सारे प्रोग्राम हैं, इतने मेजर प्रोग्राम हैं, इतने अच्छे डिजाइन्ड प्रोग्राम हैं। अब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रेस, मनोदर्पण मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस प्रिवेंशन प्रोग्राम। सो सारा बजट का पैसा 2014 से इन प्रोग्राम्स को चलाने में जा रहा है, और अभी तक ये सोच नहीं पा रहे थे कि और जो नया चीज हमें जो चाहिए वो कैसे होगी। सो प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम, उसको अलग से प्रमोट करिए, मिक्स नहीं करिए। उन लोगों का जो स्पेशलिटी है उनको वो करने दीजिए। अभी जैसे गायनिक सेक्टर में अगर वो लोग डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस वहां बढ़ेंगे, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इफेक्ट होगी। उनको एंटीनेटल केयर करने दीजिए, आयरन कैल्शियम खिलाने दीजिए, टेटनस के इंजेक्शन लगाने दीजिए, पर वो मिक्स नहीं करिए। वो मिक्स होएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। सो वहां एंड पोषण अभियान को बढ़ाइए। दो टॉयलेट्स बनाना का इतना मेजर काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिससे कि कितनी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कम हुई है। अभी आई एग्री विद डॉक्टर अंशुमन की अभी भी बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कम हुए, एनसीडी जो बढ़ रही है उनको अवेयरनेस करा जाए। तो डायबिटीज, कैंसर, इनके सबके प्रोग्राम बने हुए हैं, फैंटास्टिक प्रोग्राम्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, प्राइम मिनिस्टर एबी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMAJM। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, इनको चलाइए अब ठीक से। और अगर सरकार से नहीं चल पा रही हैं तो यहाँ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञों की हमारी संस्था है, हम 42,000 गायनिक डॉक्टर्स हैं फॉक्सी में। अगर जो स्त्री रोग विशेषज्ञों की संस्था है वो अगर फॉक्सी को दे दी जाए कि आप चलाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिलीवरी सेंटर आप चलाइए, तो सरकार के ऊपर लोड भी कम होएगा और जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो वहां जाके काम करेंगे। गवर्नमेंट को जो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन देने के लिए सीनियर्स को गांव में पोस्ट करिए। अभी क्या होता है, सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर गांव में जाता है, उसको अभी कुछ नहीं आता एक्सपीरियंस। सो आप सीनियर को, रीडर लेक्चरर लेवल को प्रमोट करिए। जो रीडर लेवल आपको मिलेगा अगर 1 साल आप गांव में रहेंगे। रीडर से आप प्रोफेसर तब बनेंगे जब आप 1 साल गांव में रहेंगे या 2 साल गांव में रहेंगे। तो इससे गांव में, और गांव चलो गांव चले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान विच वी हैव टू गो अहेड विद। सो यस, मोदी फैक्टर है इस बजट में। मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया हेल्थ के सेक्टर को फ्यूचर रेडी करने की कोशिश की है, सबका विकास, सबका साथ लेने के साथ। और एक अंत्योदय है, ये एक एम्पावरिंग रेज है कि जो हेल्थ उनको पहुंचे जो कि मार्जिनलाइज्ड कमिटी है, थोड़ी पुअर है और वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी, वहां हेल्थ पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंशुमान कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर कुमार। जी, नरेंद्र साहब ने सही कहा, कागजों पे कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया 2 नहीं होगा, और कैंसर कंट्रोल इंडिया बना हुआ है, सिमिलरली वेक्टर कंट्रोल सारा बना हुआ है। लेकिन क्या वाकई आपने देखा कितने महिलाओं का, आप महिला हैं, आपके साथ जो महिला बात करती, पूछिए जरा कितने लोगों का मेमोग्राम होता है पर ईयर, कितने लोगों का पैप स्मीयर होता है, कैंसर डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ। कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया कागज पे जरूर है, पेरिफेरी में नहीं उतरा। सिमिलरली सारे प्रोग्राम कागज पे बिल्कुल है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य योजनाओं की, आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाओं की, तो आयुष्मान भारत लिमिटेड लोगों को आपने दिया। अगर सारी योजनाओं को मिला दें भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट, 148 से ऊपर योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, और उस पर काफी पैसा खर्च हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत पॉलिसी है। आपको कंट्री के हर लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस, सारी योजनाओं को स्क्रैप कीजिए, उसका पैसा प्रीमियम इंश्योरेंस में दीजिए और गवर्नमेंट में इलाज कराए चाहे प्राइवेट में इलाज कराए।
उसका एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा, तभी सस्टेनेबल मॉडल बनेगा। योजना पे योजना आते ही चुनाव प्रचार हो जाता है, एक्चुअल पहुंचता नहीं है, और इसका फायदा बाकी लोग उठा लेते हैं। बिल्कुल, आई एग्री, योजनाओं पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। योजना पे बहुत चंक ऑफ हेल्थ बजट योजनाओं पे जा रहा है, और आई एग्री कि ये इसका कोई हल ढूंढना जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी रहेगी, और डॉक्टर अंशुमन ने बोला कि गवर्नमेंट रेवेन्यू मॉडल सस्टेनेबल होगी, बट एक्चुअली देखिए गैप बहुत ज्यादा है। अभी गवर्नमेंट का स्पेंड कितना होगा, मेरे 2% ऑफ द जीडीपी होगा ऑल पुट टुगेदर, राइट। आगे एक सस्टेनेबल मॉडल के लिए आपका 4 से 5% जीडीपी तो हेल्थ केयर स्पेंड होना ही चाहिए, राइट। ये जो गैप है वो अचानक से ब्रिज होगा नहीं, राइट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्राइवेट कैपिटल आए। प्राइवेट कैपिटल आपको इंडिया से तो सारा डोमेस्टिक आएगा नहीं, तो आपको फॉरेन कैपिटल की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। और इसमें देखिए ऐसा नहीं कि सारे प्रॉफिट बाहर जाते हैं, प्राइवेट के जो फॉरेन कैपिटल आता है वो काफी टाइम तक उसमें लॉस रहता है, राइट। तो दैट एक्चुअली इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द नेशन आल्सो। ये ऐसा नहीं, ये गलतफहमी है कि ना जो फॉरेन कैपिटल आता है वो पूरा पैसा बाहर लेके चले जाता है, ये मिथ है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर ऐसा होता तो सारे स्टेटस प्रॉफिट कर रहे होते हैं, राइट। तो सारा खर्च नहीं जाता है। हाँ, मेरा तो ये कहना बहुत है जरूरी है कि कि जितना पैसा उससे कम में इसमें बहुत जरूरी है सबका कि हो सकता है। पब्लिक और एक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि बहुत जरूरी है ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहे। इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि वो प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करे, प्राइसिंग कंट्रोल करे, जैसे उन्होंने मेडिसिन में किया था कि भाई आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट। वो और क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एस्टेब्लिश करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट सबके लिए जैसा हो, राइट। और उसको गवर्न करे, गवर्न करने में गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंट रहेगी एज कम्पेयर टू कि वो खुद एग्जीक्यूट करने लग जाए, राइट। तो हमारा जो बिलीफ है कि एग्जीक्यूशन में गवर्नमेंट कम ध्यान दे, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो एक प्योर रेवेन्यू मॉडल रहे उसमें चलने दे। हालांकि कॉस्ट को कंट्रोल करे ताकि ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहा हो इस बिजनेस में, क्योंकि एक इम्पैक्ट का फंडा है इसमें। जी नीरज जी, क्या आपको भी ये लगता है कि अगर पीपीपी होगा तो उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है जो नहीं हो पा रहा है वाकई वो आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की एक और योजना है आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यानी कि गवर्नमेंट ने जैसे डिजी लॉकर है उस तरह की एक फैसिलिटी दी है कि हम सभी अपना एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की जो लार्जर पॉपुलेशन है, अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे आती है गवर्नमेंट एफर्ट्स के थ्रू, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू, उससे क्या होगा कि हम एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसपे कि हमें रेकरिंग डिजीजेस के बारे में ज्यादा पता चल सकता है, उन डिजीजेस के ऊपर ज्यादा रिसर्च किया जा सकता है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिशन है उस पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि हम बॉटम लाइन को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम गवर्नमेंट अकेला सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जाती है, प्राइवेट क्लिनिक्स भी जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी जाती है। तो हमारे को आधार कार्ड की तरह हर जगह एक सेंटर बनाना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और सभी जो हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं जो अपना एक बार ट्रीटमेंट कराते हैं या नहीं भी कराते हैं एज अ कॉमन सिटीजन, हम सब चाहते हैं कि हमारा एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन। उससे क्या होगा कि आपको कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा मिल जाएंगे जिससे कि गवर्नमेंट को क्रिटिकल मिशंस को अकम्प्लिश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि इसमें जी डॉक्टर मल्होत्रा, तो अगर हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करनी है, खर्चों पे कैप लगानी है कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल, सो आपको इनको इंडस्ट्री, एक हॉस्पिटल को इंडस्ट्री टैक्सेशन से हटाकर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हॉस्पिटल्स को लाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लाएंगे तो उनको फायदा उधर होगा। जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन है, देखिए मेरे को जीएसटी देना पड़ता है कुछ भी सामान खरीदता हूं, पर मैं वो पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता, तो वो रिवर्स मेरे लिए नहीं होता। सो वहां सोचना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर को आप कंसेशनल ट्रीटमेंट करने को बोलेंगे, सो उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करिए, उनको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करिए, और उनके साथ पूरी योजनाओं को उनको चलाने दीजिए, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, उनका कुछ काम भी नहीं होगा, और बहुत सारे जॉब्स भी ओपन अप होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। वाकई ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में आम लोगों का कनेक्ट बहुत होता है, उनको जरूरत बहुत पड़ती है लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आज समझ में आई हैं, क्या पॉजिटिव है और क्या चीजें होनी चाहिए, जो बजट में जो कमियां रह गई वो सब शायद हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।